हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आप लोग मार्केट को देख के ज़्यादा इस समय पैनिक में नहीं आ रहे होंगे। थोड़ा सा मार्केट में इस समय डिस्टॉर्शन चल रहा है। चार्ट्स या टेक्निकल्स कुछ और बोल रहे हैं, फंडामेंटल्स कुछ और बोल रहे हैं। हमने 2-3 बार मार्केट को टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करके अपने ऑब्जर्वेशंस आपके साथ रेगुलर बेसिस पे शेयर किए हैं। आज हम चाहते थे कि थोड़ा सा फंडामेंटल साइड से भी हम इस मार्केट को रिव्यू करके आपके पास थोड़ा सा एक कंटेंट लेके आए, जिससे कि हमें अंडरस्टैंडिंग हो कि हम ओवरऑल बेसिस पे कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हमें थोड़ा सा डेटा गैदर करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लग गया, बट अभी जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा वरीसम नहीं लग रही है। अगर मैं फंडामेंटल एनालिसिस को मद्देनज़र रखते हुए टेक्निकल्स को थोड़ा सा डिस्काउंट करके मैं अगर चेक करूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट ने जो एक शॉक देना था मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स को दे दिया है। हालांकि हमारे साथ ये भी हुआ है कि पिछले कुछ 1.5 या 2 साल में अगर आप देखेंगे मार्केट ने एक लीनियर मूवमेंट अपवर्ड्स दी थी सितंबर 2024 से पहले। तो बहुत सारे ऐसे भी निवेशक और इन्वेस्टर्स मार्केट में आ गए थे जिनका व्यू मार्केट से सिर्फ 10 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल के आसपास था। तो ऐसा पैसा जो था वो स्टिकी मनी नहीं कहलाता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। वो एक शॉर्ट टर्म हॉट मनी की तरह कंसिडर किया जा सकता है। इन्हीं इन्वेस्टर्स की वजह से इस समय मार्केट थोड़ी सी गहराती हुई दिखी, क्योंकि इनको पैनिक्स थोड़ा ज़्यादा होते हैं। आपका अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है लंबा, तो आप 10%, 5%, 15% करेक्शन पे भी आप बाहर निकलना चाहते हैं। तो ये सारे इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स और ट्रेडर्स जो मार्केट में रेगुलर बेसिस पे आते गए थे 2023 या 2022 से, आई वुड से, उनका अभी एक एग्जॉशन पॉइंट आ गया है। वो लोग धीरे धीरे करके बाहर निकलते गए हैं। उसके अलावा एफ की सेलिंग भी जो गहरा गई थी बहुत ज़्यादा नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी में भी, वो हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे वीन ऑफ हो रही है। अब हम फरवरी एंड हो रहा है, हम ऑलमोस्ट सेकेंड लास्ट डे पे हैं फरवरी के। तो हमें ये लग रहा है कि वहां पर भी एक पॉज सा नजर आ रहा है। क्या वो फर्दर कंटिन्यू होगा, वेरी डिफिकल्ट टू से, किसी का भी गेस है। बट अभी जो ट्रेंड नजर आ रहा है हमें, उसमें एटलीस्ट हमें दिख रहा है कि एक पॉज सा क्रिएट हुआ है। तो चलिए थोड़े से और डेटा पॉइंट्स को देखते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या कोलेट किया है, क्या डेटा हम देख रहे हैं। फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा क्या व्यू बन सकता है मार्केट्स को लेके, क्या वैल्यूएशन सच्ची में एक्सपेंसिव है, अगर हैं तो कितनी एक्सपेंसिव है, और आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी एज वेल एज डेट मार्केट से, और पोर्टफोलियो में हमारे क्या एक्शन पॉइंट्स हो सकते हैं, उसको लेके हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे जाके हम एक बार डेटा सारा देख लेते हैं। आ गए हैं मेरे पीसी की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल रिव्यूज के ऊपर, बेसिकली फंडामेंटल फैक्टर्स के ऊपर, और देखेंगे कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो हमारा जो एजेंडा इस समय रहेगा वो देखना ये रहेगा कि अभी हाल फिलहाल में क्या चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारी मार्केट्स के लिए रिस्क पोज कर रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ आ रही है, ग्लोबल और अदर थ्रेट्स कौन कौन से हैं इस समय, क्या तरह की नॉइज या नैरेटिव मार्केट में बिल्ड हो रहे हैं, क्या वो रियली गौर देने लायक हैं कि नहीं है, और हमारे पोर्टफोलियो में एक्शन पॉइंट्स अगर कुछ बन रहे हैं तो वो क्या बन रहे हैं। तो मेजर डेवलपमेंट्स अगर हम बात करते हैं तो एक टैक्स कट अभी अभी गवर्नमेंट ने 1 फेब को अनाउंस किया है, अप टू 12 लाख या 12.7 लाख की इनकम तक का, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ तक की लिक्विडिटी जो है कंज्यूमर्स के हाथ में आ जाएगी। यानी कि उन्होंने फोरगो किया है 1 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन। तो इस 1 लाख करोड़ का जो बेनिफिट है उन कंज्यूमर्स के हाथ में जाएगा। अगर हम मनी मल्टीप्लायर को इस समय 5x भी मान लेते हैं, और मानते हैं हम कि 50% भी इस फिगर का अगर स्पेंड होने के लिए मार्केट में आता है, तो हमें एक्चुअली 50,000 करोड़ का भी 5 गुना, बिकॉज हमारे पेमेंट सिस्टम बहुत रोबस्ट हो चुके हैं। NEFT, IMPS, UPI, ये सब चीज़ें बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज़ हो रही हैं। RTGS ऑफकोर्स। तो मनी का जो फ्लो है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो जो मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जो सिस्टम में जितना मनी है उसका कितना मल्टीप्लायर चलता है, वो ऑलमोस्ट 5x पे पहुंच गया है हमारे केस में, है ना। तो वहाँ 50,000 करोड़ भी अगर खर्चे होने के लिए आता है तो एक्चुअली उसका जो इम्पैक्ट आता है वो 2.5 लाख करोड़ का हो जाता है। प्लस RBI ने अभी 7 फेब को रेपो रेट भी कट किया है 0.25% से। तो उसका भी एक इम्पैक्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स या मई ऑनवर्ड्स हमें देखने को मिलेगा हमारी मार्केट्स के ऊपर।
आरबीआई ने इन्फ्यूज करने के लिए लिक्विडिटी को एक और यूएसडी आईएनआर स्वैप्स का अनाउंस किया, जहां पे $10 बिलियन के इक्विवेलेंट वो लोग अपने रिजर्व में से करेंसी स्वैप्स को यूज करके लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करेंगे। तो अगेन इससे लिक्विडिटी मार्केट में थोड़ी सी बढ़ेगी। 28 फरवरी की ये डेट है, तो मार्च के अंदर थोड़ी लिक्विडिटी ईज आउट होने की उम्मीद है। एनबीएफसीज के लिए भी एक गुड न्यूज़ है, बिकॉज बैंक्स जो एनबीएफसी को पैसा लेंड करते थे उसकी रिस्क वेटेज 125% कर दी गई थी पहले, उसको वापस से 100% कर दिया गया है। तो बैंक्स जो एनबीएफसी को लेंड कर रहे थे वो वापस से शुरू कर सकते हैं एनबीएफसी को लेंड करना। जो एनबीएफसी फर्दर लेंड करती हैं अपने रिस्क अंडरराइटिंग और क्रेडिट अंडरराइटिंग करने के चेक करके, तो यहाँ पर एक बेनिफिट बैंक्स के लिए भी आसानी हो जाएगी थोड़ा सा एनबीएफसी को लेंड करने के लिए। और एनबीएफसी के लिए तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव न्यूज़ है ही ये, कि उनको फर्दर लेंडिंग के लिए जो फंड्स मिलने हैं वो बहुत आसानी से बैंक से मिल पाएंगे। अब और जो प्लस हमारे साथ हुआ है पॉइंट, वो यूएस बॉन्ड्स के साइड से हुआ है, बिकॉज यूएस बॉन्ड्स के यील्ड जो हमारे डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं इंडियन बॉन्ड्स को भी, इंडियन इक्विटीज को भी। तो यूएस बॉन्ड्स का अगर आप देखेंगे 10 ईयर यील्ड जो है वो जनवरी में अभी 4.8 के आसपास था, जो कि अभी 4.3 के आसपास आ गया है। तो थोड़ी सी कूलिंग ऑफ हुई है वहाँ पर, जो कि हमारी मार्केट्स के लिए अच्छा है। उसके उसके साथ अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेंथनिंग जो हुई है यूएस डॉलर की, उसकी वजह से यूएस डॉलर वर्सेस आईएनआर की हेजिंग कॉस्ट बढ़ गई है। तो पहले जो लगभग 4.25 या 4% के आसपास होती थी सालाना, वो 5% से ऊपर चली गई है हेजिंग कॉस्ट। तो अभी भी लेकिन अगर 4.3 पे आ भी गया है अगर यूएस बॉन्ड यील्ड, लेकिन इंडिया में पैसा लाने के लिए कोई भी एफआई जब आता है तो हेज करके आता है, तो इसीलिए उनको हेजिंग कॉस्ट कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। प्लस दूसरी चीज क्या है कि अगर टैक्स कट्स हुए हैं, लोगों के हाथ में लिक्विडिटी ज्यादा आई है, आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट कट किए हैं, तो इसकी वजह से डिमांड साइड इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़ सकती है। शायद फर्दर रेट कट जो आरबीआई से हैं वो थोड़े से डिस्टेंट हो जाएंगे, शायद एक रेट कट और हो जाए, इफ नॉट अप्रैल मे बी जून या अक्टूबर तक एक रेट कट शायद और हो जाए। उसके बियॉन्ड मुझे डिफिकल्ट लगता है कि रेट कट्स आएंगे। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो गैप है यूएस बॉन्ड यील्ड से, तो इंडियन बॉन्ड का यील्ड वर्सेस यूएस बॉन्ड का यील्ड, ये वाइडन नहीं होगा। ये गैप जो है ये इतना ही रहेगा, या फिर थोड़ा कम भी हो सकता है अगर डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी जो है वो रुक जाए, तो वो हमारे लिए अगेन प्लस पॉइंट रहेगा। अगर हम डोमेस्टिक फैक्टर्स को देख रहे हैं, मैक्रो इंडिकेटर्स को देख रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ईएमआई और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआईज को देखते हैं, तो 56 से बढ़ के 56.4 से बढ़ के 57.7 हो गई है। हमारा हाईएस्ट जो गया था 58.8 के आसपास था अप्रैल 2024 में, नहीं सॉरी 59.1 मार्च 2024 में। वहाँ से अब बीच में घटी, फिर वापस से बढ़ के 57.7 पे आ गया है। सर्विसेज पीएमआई भी हमारा जो एवरेज था उससे थोड़ा सा नीचे है, 60.1 से अभी हम 56.5 पे हैं, लेकिन ओवरऑल बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। पीएमआई में आपको बता देता हूँ कि 50 से नीचे की जो फिगर होती है वो कॉन्ट्रैक्शन दर्शाता है, और 50 से ऊपर की जो फिगर है वो एक्सपेंशन बताता है। तो हम अभी भी एक्सपैंड कर रहे हैं, हाउएवर हम उतनी पेस से एक्सपैंड नहीं कर रहे जितना हम पहले कर रहे थे, बोथ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में। ओवरऑल बेसिस पे कॉम्पोजिट लेवल पे भी 56 57 के बीच में हम चल रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरा नंबर नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नंबर नहीं है। मेरे ख्याल से ये ग्लोबल मार्केट्स के हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है पीएमआई का। ग्लोबल फैक्टर्स अभी ऑफ कोर्स ज़्यादा प्ले कर रहे हैं हमारे कंडीशंस के ऊपर, इसीलिए ये डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है थोड़े से अंडर पिंड है इस समय। तो अगर हम मॉनिटरी कंडीशंस को भी देखते हैं, तो हमारी 10 ईयर जीसेक यील्ड जो है वो लगभग 7.2 जो थी पिछले साल, 7.18 7.2, वहाँ से घट के 6.75 आ गई है। अगेन एक्सपेक्टेशन मार्केट की है कि इंटरेस्ट रेट कट्स होने हैं, तो आप देखेंगे कि जून ऑनवर्ड्स ही, जुलाई से ही ये रेट जो 10 ईयर या जीसेक का रेट है वो नीचे गिरना शुरू हो गया था। लेकिन एक और चीज़ जो हुई है वो ये कि 5 ईयर ट्रिपल ए के अंदर जो स्प्रेड होते थे, जो लगभग 40 से 45 पैसे के होते थे, वो स्प्रेड्स बढ़ गए हैं। वो स्प्रेड्स लगभग 70 पैसे के आसपास पहुंच गए हैं इस समय। तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली बॉन्ड मार्केट के लिए आ जाती है, जहाँ पर डबल ए कैटेगरी या ए सिंगल ए कैटेगरी के जो अगर आप अच्छे बॉन्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, तो वहाँ पर स्प्रेड्स आपको थोड़े से अभी भी बेटर मिल रहे हैं, जो बाद में श्रिंक होने की उम्मीद है। करेंसी की बात करते हैं, तो जब से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिजल्ट आए 5 नवंबर को, वहाँ से सारी करेंसीज डिप्रिशिएट करी है यूएस डॉलर्स के अगेंस्ट। इनफैक्ट इंडिया
ऑलमोस्ट आधी करी है डिप्रिशिएट, आप दूसरी करेंसीज इमर्जिंग इकोनॉमीज के हिसाब से देखें तो, चाहे वो ब्राजीलियन रियाल है, चाहे वो थाई बात है, चाहे वो मलेशियन रिंगिट है, चाहे वो अर्जेंटीना पेसो है, ये सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं ये ज़्यादा डिप्रिशिएट करी यूएस डॉलर के मुकाबले। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि यूरो एंड यूके पाउंड ये सबसे ज़्यादा डिप्रिशिएट करें वर्सेस यूएस डॉलर। हालांकि इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम है, वॉलेटिलिटी आपको ज़्यादा जापानीज येन में देखने को मिलती है, राइट, लेकिन डेप्रिसिएशन जो हो रहा है वो यूरो एंड यूके पाउंड का सबसे ज़्यादा हुआ है। और अभी भी अब अगर हम देखें तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डिस्पाइट द फैक्ट कि आरबीआई ने आके बीच में बहुत इंटरवीन किया है, सितंबर में जो हमारे रिजर्व 704 705 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए थे, वो अब घट के 630 हो गए हैं। और अभी जैसे मैंने कहा कि उन्होंने एक और 10 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप अनाउंस किया है, तो डॉलर रिजर्व थोड़े से कम हो रहे हैं जस्ट बिकॉज आरबीआई इंटरवीन कर रहा है करेंसी को थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए। एक पॉइंट के बाद ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करना भी अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज ये एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो आई थिंक ओवर द लास्ट 5-6 वीक्स हम देख रहे हैं कि आरबीआई ने अपना इंटरवेंशन थोड़ा सा कम कर दिया है, स्पेशली दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स हमने देखा कि इंटरवेंशन थोड़ा सा कम हो गया है, राइट। तो इसलिए आप देखेंगे कि दिसंबर में भी 640 बिलियन डॉलर्स का हमारा रिजर्व था, और अभी भी 630 बिलियन डॉलर का रिजर्व है। दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ट्रेड डेफिसिट, और ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ट्रेड डेफिसिट देखेंगे तो 20 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड डेफिसिट ही है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल एसेट्स के बारे में। अगर रिसेंसी इफेक्ट जो हमारा रिसेंसी बायस होता है, मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स पूछते हैं कि ग्लोबल एसेट्स के अंदर हमें क्या मेंटेन करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए। एक हेज आपका क्रिएट होता है, एक यूएसडी आईएनआर का एक हेज जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर हम पिछले 6 साल या 5 साल 7 साल का डेटा देखें तो हम 4-4.5% ऑन एवरेज डिप्रिशिएट होते हैं यूएसडी के मुकाबले में, तो आईएनआर जो है डिप्रिशिएट होता ही है, राइट। तो ग्लोबल एसेट्स अगर हम बात करते हैं या फिर हम गोल्ड की बात करते हैं, तो अगर आप इंडियन रूपी डिनोमिनेशन में देखेंगे तो गोल्ड का रिटर्न लास्ट 7 साल का लगभग 16% CAGR रहा है। उसका मेन रीजन ही है करेंसी डेप्रिसिएशन। 11.6% गोल्ड का CAGR रहा है डॉलर डिनोमिनेशन में, राइट। तो अगर आप गोल्ड में भी इन्वेस्टेड हैं, जो कि मेरे ख्याल से सारे हाउस होल्ड, हमारे जो इंडियन हाउस होल्ड हैं वो गोल्ड डेफिनेटली खरीदते ही हैं, तो आप गोल्ड में भी अगर इन्वेस्टेड हैं तो एक तरह से आप डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी को प्ले कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली मैंने जो दिखाया राइट साइड पे, ये हमारा जो चार्ट है, गोल्ड का डॉलर टर्म्स में 11.6% का CAGR है पिछले 7 साल का, वेरएज आईएनआर में 16% का है। तो ये जो डिफरेंस है 4.5% का, वो एग्जैक्टली यूएस डॉलर की जो एप्रिसिएशन है उसी को प्ले कर रहा है। अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर अगर आप देखेंगे, ये परफॉर्मेंस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है ओवर कैटेगरीज है ओवर पीरियड, उसमें 6 मंथ्स में हाईएस्ट रिटर्न आपको दिखेगा ग्लोबल फंड्स का इन द लास्ट 6 मंथ्स 11.68% पॉजिटिव रिटर्न, राइट। वेराज मैक्सिमम जो इंडियन स्कीम्स हैं, जैसे कि सेक्टोरल फंड्स हैं या फिर स्मॉल कैप स्कीम्स हैं या इवन डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप स्कीम्स हैं, उन्होंने 4 से 7% या 8-9% नेगेटिव रिटर्न दिया पिछले 6 महीने में। बट अगर आप लॉन्ग टर्म देखते हैं तो आप देखेंगे कि स्मॉल कैप का हमारा 5 साल का एवरेज कितना है, और एक लार्ज कैप का हमारा एवरेज कितना है, कॉन्ट्रा का हमारा एवरेज कितना है। उसके मुकाबले अगर आप एक ग्लोबल फंड का 5 साल का एवरेज देखते हैं तो वो बहुत कम है। तो क्या इस समय हमें एक ग्लोबल फंड को इतनी तवज्जो देनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, जहाँ पे वो 10% के आसपास से 5 साल में ग्रो कर रहे हैं, वेराज हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो लार्ज एंड मिड कैप भी 19% और मल्टी कैप 20-21% के कैगर से, और स्मॉल कैप 26-27% के कैगर से ग्रो कर रहे हैं डिस्पाइट दिस करेक्शन। ये हम डेटा 3 फेब का देख रहे हैं। तो ये जो करेक्शन आई है पिछले 3 या 4 या 5 महीने में, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि आपका जो ग्लोबल फंड्स है उनका एवरेज सिर्फ 10% का है 5 साल का, वेराज डोमेस्टिक का बिटवीन 18-25% है, राइट। तो रिसेंसी बायस से प्लीज बचिए। ये मत सोचिए कि जो पिछले 6 महीने में हुआ है वही रेप्लिकेट होता रहेगा अगले 6 महीने और उसके अगले 6 महीने और उसके अगले 6 महीने। हमें लॉन्ग टर्म एवरेजेस को कन्वर्ज करना होता है। तो अगर इस समय लॉन्ग टर्म एवरेज के पर्सपेक्टिव से एक स्मॉल कैप फंड पिछले 6 महीने में 5-5.5-6% डाउन है और उसका लॉन्ग टर्म एवरेज 26% है, सो दिस इज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू स्मॉल कैप। अगर एक सेक्टोरल फंड 9-10% डाउन है
और उसका लॉन्ग टर्म एवरेज 22-23% का है, तो उसके अंदर इस समय खरीदने का मौका है। आप इस सस्ते दामों पे उनको खरीदने का सोचिए, अच्छे स्कीम्स, अच्छे फंड मैनेजर्स को। अब ये देख लेते हैं हम कि निफ्टी 50 की जो कंपनीज है उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं और इंडेक्स क्या कर रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आए इंडेक्स के, उसमें 28 कंपनीज ने पॉजिटिव ग्रोथ दिया है, 14 ने नेगेटिव दिया और 8 ने न्यूट्रल दिया है। ओवरऑल बेसिस पे एबिटा ग्रोथ जो दिख रहा है हमें निफ्टी कंपनीज का, वो लगभग 14% का दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 10.5% से ग्रो किया है, राइट। तो अगर हम लास्ट एक साल का या 1 जनवरी से, अगर हम 1 जनवरी 2024 से अभी तक का निफ्टी का रिटर्न देखें, तो सिर्फ 3.6% रिटर्न आया है निफ्टी में। और अगर एबिटा ग्रोथ है 14% का या प्रॉफिट ग्रोथ है 10.5% का, तो प्रॉफिट ग्रोथ से भी आप लगभग 7% कम, राइट, इंडेक्स ने परफॉर्म किया है। सेम चीज यहां पर निफ्टी 500 में भी हो रही है। निफ्टी 500 का एबिटा ग्रोथ भी 14.2% है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10.2% है। इंडेक्स ने सिंस 1 जनवरी 2024 सिर्फ 4.6% का रिटर्न दिया। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 6% का गैप है बिटवीन इंडेक्स रिटर्न्स एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ। ब्रॉडर मार्केट्स भी अगर आप देखते हैं, ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर भी जो टोटल 4,381 कंपनी लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनके जो रिजल्ट्स आए हैं, उसमें 12.5% का एबिटा ग्रोथ देखा है हमने और लगभग 10% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखा है। मिड कैप कंपनीज में तो और बेटर रिजल्ट्स आए हैं। एबिटा ग्रोथ लगभग 22-22% का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 21-21% का है। स्मॉल कैप में ऑफ कोर्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा म्यूटेड रहा है, लेकिन एबिटा ग्रोथ वहां पर भी लगभग 22% का है, राइट। डिस्पाइट द फैक्ट कि 38, आप देखिए 60% के आसपास ही पॉजिटिव ग्रोथ आ रहा है कंपनीज में। 60% कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बाकी 40% यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं कर रहा। फिर भी ये एवरेजेस जो है वो बुरे नहीं निकल के आ रहे। स्पेशली रेवेन्यू ग्रोथ अगर हम देखते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप में, तो वहां पर 8 से 8.5% के आसपास का ग्रोथ हुआ है, राइट। और निफ्टी 500 में भी 4.5% का ग्रोथ हुआ है, निफ्टी 50 में भी 4.5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि 60% कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, फिर भी आपका जो एवरेज नंबर है वो बुरा नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली हैं। अब मिड कैप 100 कंपनीज हैं, स्मॉल कैप 100 कंपनीज हैं, उसके अंदर एक फंड मैनेजर के लिए 30-40 अच्छी कंपनीज ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक मल्टी कैप अगर फंड मैनेजर है तो उसके पास बहुत बड़ा यूनिवर्स है एक अच्छे स्कीम्स को ढूंढने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि नॉइज एंड नैरेटिव्स इस समय। अब सब जगह पे शोर इस बात का है कि मार्केट और गिर सकती है। कैन मार्केट फॉल फर्दर? द आंसर इज इट्स एनीबॉडीज गेस। कोई नहीं बता सकता कि मार्केट गिरेगी और कि नहीं गिरेगी। हम भी ये क्लेम नहीं कर रहे कि मार्केट नहीं गिर सकती, और बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये मार्केट्स के जो लेवल है ये हिस्टोरिक वैल्यूशंस के हिसाब से एक्सपेंसिव नहीं है। स्पेशली एक ग्रोथ इकोनॉमी लाइक इंडिया के लिए, जहाँ पे हम इंडिया स्टोरी की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में जहाँ एक ही इकोनॉमी है जहाँ पे 6.5-7% का रियल जीडीपी ग्रोथ आ रहा है। अगर हम आरबीआई के एस्टिमेट्स भी देखें जो उन्होंने अभी लास्ट मीटिंग में अनाउंस किए, 6.7% का रियल जीडीपी ग्रोथ और 4.7% का इन्फ्लेशन एस्टिमेट हुआ है। तो नॉमिनल ग्रोथ ही लगभग 11.5% का आ जाता है। उस 11.5% पे आप अगर टैक्स कंपोनेंट ऐड कर दें तो लगभग 13.5-14% की हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर 13.5-14% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स होगी, और अभी हमने बात करी कि हम ऑलरेडी निफ्टी के अंदर 10.5% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की जगह पे 3.5% ही बढ़े हैं पिछले 12-13 महीने में, तो यहाँ पर भी 6% का गैप है। तो लगभग 20-21% का गैप तो क्रिएट हो गया है मार्केट के अंदर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। आज जिस मार्केट वैल्यूएशन पे हम बैठे हैं, जो 20 टाइम्स है निफ्टी का पी रेशियो, वो मीडियन जो है 5 साल का वो 23-24 के आसपास का है। निफ्टी 500 का मीडियन 26 के आसपास का है, अभी हम 22.5 से भी नीचे बैठे हैं। मिड कैप का हम अभी भी स्लाइटली एक्सपेंसिव है 5 ईयर मीडियन से, बट स्टिल अगर आप देखेंगे कि जिस तरह के रिजल्ट्स आए हैं मिड कैप में, जिसकी मैंने अभी बात करी, 22%, 22.5% का एबिटा ग्रोथ, 21% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये पीईज को करेक्ट होने में टाइम नहीं लगेगा अगर रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे तो। निफ्टी स्मॉल कैप का पी भी 26 का आ गया है, जो कि एवरेज मीडियन जो पी रहता है वो 30 टाइम्स का रहता है, 30 टाइम्स का। बैंक निफ्टी का भी पिछले 5 साल का मीडियन ऑलमोस्ट 21 है, जो कि ऑलरेडी बहुत सप्रेस्ड है। हमने
बिटवीन 2018-2022 हमने देखा है कि ये मीडियन लगभग 27-28 का होता था, जो कि पिछले 5 साल में कंप्रेस होकर 21-22 का रह गया है। वहां से भी हम लगभग 40% सस्ते हैं निफ्टी बैंक में, सिर्फ 13 के पीई पे निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है, राइट। तो वैल्यूएशंस हर पॉकेट में अलग तरीके से देखी जा रही है। मेरे ख्याल से एक्सेप्ट मिड कैप, मीडियन 5 ईयर पीई के बाकी सब नीचे ही हैं, राइट। तो अगर सिर्फ मिड कैप को छोड़ दें तो आप ये नहीं कह सकते कि आप वैल्यूएशंस, एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, डेफिनेटली नॉट। और मिड कैप के अंदर भी जो ग्रोथ है वो शायद जस्टिफाई कर दे इस पर्टिकुलर पीई को। सो सिर्फ पीई को देखना सेंसिबल नहीं होता, प्राइस अर्निंग्स बाय ग्रोथ को देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर फिर भी आपको लगता है कि रिस्क ऑफ करना है, आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क को रिड्यूस करना है, तो ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप मल्टी एसेट फंड्स या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स या इक्विटी सेविंग फंड्स को यूज कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में डेट को ऐड करने के लिए, जो कि थोड़ा टैक्स एफिशिएंट भी हो जाते हैं। तो एग्रेसिव हाइब्रिड में लास्ट 5 साल का एवरेज 14%, डायनेमिक एसेट एलोकेशन में ऑलमोस्ट 11%, इक्विटी सेविंग में ऑलमोस्ट 9%, और कंजर्वेटिव हाइब्रिड एंड आर्बिट्राज में भी ठीक ठाक रिटर्न बन ही रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर देते, थोड़ा बहुत आपको इक्विटी का भी बेनिफिट मिल जाता है। ऑन द अदर साइड आपको डेट की कंपोनेंट के एडिशन की वजह से एक कुशन क्रिएट हो जाता है ऑलरेडी, आपके स्टैंडर्ड डेविएशंस और वॉलेटिलिटी आपके पोर्टफोलियो में थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। तो जिन क्लाइंट्स को लगता है कि ऐसे इक्विटी मार्केट्स जो है वॉलेटाइल रहने वाली हैं और आगे भी थोड़ी मुश्किलें आने वाली हैं, उनके लिए हम ये रिकमेंड करेंगे कि थोड़ा सा भी अपटिक आता है अगर मार्केट्स में, तो वहां पर आप हाइब्रिड्स को यूज करके थोड़ा डेट कंपोनेंट ऐड कर दीजिए, सो दैट आपका जो मेंटल पीस है वो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, राइट। तो फाइनल टेक अवेज क्या है हमारे? फाइनल टेक अवेज ये है कि इस समय डोमेस्टिक से ज्यादा ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केट्स को गवर्न कर रहे हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी अभी तक तो ठीक कर रही है, इनफैक्ट अप्रैल ऑनवर्ड्स या जून ऑनवर्ड्स और बेटर करने की क्षमता रखती है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट का जो रिडक्शन है प्लस जो टैक्स के जो कट्स हैं उसका जो बेनिफिट है उसको आने में और मार्केट्स में इम्प्लीमेंट होने में 2 या 3 महीने लग जाते हैं आराम से, कभी कभी 6 महीने भी लग जाते हैं, राइट। वॉलेटिलिटी डेफिनेटली हाई रहेगी, यूएस से जिस तरह की कमेंट्री आती रहती है उसके अकॉर्डिंग मार्केट बिहेव करती है, वॉलेटिलिटीज हाई रहती है, विच आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्केट को समझ में आ जाएगा कि रिटॉरिक्स में और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में कितना गैप आ रहा है, और फिर मार्केट इन स्टेटमेंट्स को भी डिस्काउंट करना शुरू कर देगी। तो फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 मार्केट्स थोड़ी सी वॉलेटाइल ज़्यादा रह सकती है, बट अगर आप इस समय थोड़ा सा पेशेंस रख के और थोड़ा सा दिलेरी रख के मार्केट में पैसा डालते हैं तो डेफिनेटली यू हैव द प्रोपेंसिटी टू मेक हायर रिटर्न्स, बिकॉज वैल्यूएशंस डेफिनेटली एक्सपेंसिव नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि हम 6-7% डिस्काउंट पे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग ग्रोथ वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट्स में करेक्शन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, और आपको अगर 14% 15% का साइट दिखता है आगे इवन इन लार्ज कैप्स, तो आप 20 से 21% अगले 15 महीने में बनाने की क्षमता रखते हैं पोर्टफोलियो में। ब्रॉड बेस्ड रैली हालांकि थोड़ी सी रूल आउट करनी पड़ेगी, क्या होगा कि हर सेक्टर में अच्छे स्टॉक्स भी होंगे, बुरे स्टॉक्स भी होंगे, तो फंड मैनेजर्स की जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। एक्टिव इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनेगा, फंड मैनेजर्स को ही अल्फा जनरेट करके बताना पड़ेगा, और उसके लिए अच्छे फंड मैनेजर्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट। जहां पे जिन सेक्टर्स पे हम इस समय बुलिश हैं या जिन सेक्टर्स को हम कंसिडरेशन दे रहे हैं वो है नंबर 1 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, नंबर 2 कंजम्पशन, बिकॉज हमें लगता है कि कंजम्पशन डेफिनेटली बढ़ेगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, एंड नंबर 3 इज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज केपेक्स गवर्नमेंट इग्नोर करती आई पिछले 6-8 महीने में, लेकिन अब वो वापस से दिसंबर ऑनवर्ड बहुत एक्टिव हो गई है। तो ये सब जो केपेक्स की एक्टिविटीज़ हैं वो और बढ़नी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उनका फर्स्ट टारगेट रहता है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होते हैं, रोड प्रोजेक्ट्स बहुत इंप्लीमेंट होते हैं, तो इंफ्रा एंड प्लस इंटरेस्ट रेट्स अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो उसका भी इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत अच्छा आता है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इमीडिएटली बढ़ जाती है। तो ये 3 सेक्टर्स, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, कंजम्पशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एलीड सेक्टर्स, they will be in focus। हमारे पोर्टफोलियो में हमें इस समय क्या करना चाहिए? डेफिनेटली स्टे पुट, कोई चेंजेस आपको इक्विटी साइड पे नहीं करने चाहिए। किसी को भी अगर लग रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा टाइम रुकिए। रिस्क ऑफ करने के सही तरीके हैं, सही जरिए हैं, उसको हम अडॉप्ट करेंगे। ओवर एंड अबव जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उसको
आप डिस्कस कर सकते हैं पोर्टफोलियो वाइज, और फिर एक एक्शन प्लान बना सकते हैं जिसको आप नेक्स्ट 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एज एंड व्हेन मार्केट्स गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी। दूसरी चीज, जितने भी डिप्स आ रहे हैं इसके ऊपर अगर आपकी लिक्विडिटी परमिट करती है, डेफिनेटली ऐड कीजिए पोर्टफोलियो में। ये बहुत अच्छा टाइम है आपके एस को कंटिन्यू रखने का, फर्दर एस ऐड करने का, फर्दर लमसम इन्वेस्ट करने का। ये डेफिनेटली बहुत अच्छी वैल्यूएशन है मेरे हिसाब से ओवर द लॉन्गर टर्म। 4 से 5 साल के पर्सपेक्टिव से रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है इस समय। रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत अच्छे लग रहे हैं। एसेट एलोकेशन मॉडल्स को अपने फॉलो कीजिए, डोंट गेट कैरिड अवे। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमने देखा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमारे कैरिड अवे हो गए थे, बहुत इक्विटी ओरिएंटेड हो गए थे। वो अभी धीरे धीरे करके वापस एसेट एलोकेशन मॉडल्स को फॉलो करने की बातें कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, एसेट एलोकेशंस को अच्छे टाइम में, बुरे टाइम में, दोनों टाइम में हमें फॉलो करना चाहिए। जितना डेट आपको मेंटेन करना है उतना आप कीजिए, जितना इक्विटी करना है उतना इक्विटी कीजिए। इक्विटी के अंदर भी कहाँ पे आप रिस्क ऑन और रिस्क ऑफ कर सकते हैं उसके भी बहुत सारे जरिए हैं, उसके हिसाब से आप हमारे साथ डिस्कशन करके उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने पोर्टफोलियोज को आप हर रोज ना देखिए। ये डेली इतना चेंज आया, डेली इतना गिर गई मार्केट, इतनी बढ़ गई मार्केट, ये सब आपके लिए थोड़ा से डेट्रीमेंटल हो सकते हैं। आपकी जो थिंकिंग है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग है, उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म जो ब्लिप्स होते हैं मार्केट्स के अंदर, ये कई बार हमारी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज को या उनकी इम्प्लीमेंटेशन को हैम्पर कर देते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज डोंट लुक एट द पोर्टफोलियोज एवरी डे, राइट? Then last point is keep faith in the long term India story. Definitely India is at that juncture जहाँ पे यूएस थी between 1980s and 2000, जहाँ पे कोरिया एंड जापान था between 1975 and 95, जहाँ पे चाइना था between 2007 and 2012। हम डेफिनेटली उसी कस्प पे हैं। आई थिंक उस 15-20 साल के साइकिल में से सिर्फ 2 या 3 साल के ही साइकिल अभी हमने देखा है। बीच में ब्लिप्स आएंगे, लो रेवेन्यू जनरेटिंग ईयर्स भी आएंगे, लो अर्निंग ग्रोथ सीजन भी आएंगे, बट ओवरऑल बेसिस पे अगले 15 साल में डेफिनेटली इंडिया की स्टोरी जो है बाकी किसी भी इकोनॉमी से मोर रोबस्ट, मच मोर प्रॉमिसिंग लग रही है। हम एक ऑटो पायलट इकोनॉमी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बनती रहती हैं, जियो पॉलिटिकल रिस्क आते रहते हैं। टिल सच टाइम ये रिस्क जो है बहुत ज़्यादा एक लेवल पे एलिवेट नहीं हो जाए, तब तक हमारे जो कैपिटलिस्ट हैं, हमारे जो बिजनेस हाउसेज हैं, वो कुछ ना कुछ करके अपने जो रेगुलर बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको हैम्पर नहीं होने देते हैं। तो खराब से खराब सिचुएशन में भी हम 6, 7, 8% के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं, और अच्छी मार्केट्स के अंदर तो हम 12, 13, 14% से आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट रहेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे साथ बीच में 1-2 साल ऐसे भी आएंगे जहां पर हम 10% या 11% की रियल जीडीपी ग्रोथ दिखा पाए। तो अगर ऐसा हुआ तो उन सालों में इक्विटी मार्केट डेफिनेटली एक अच्छी रैली आपको बना के देगी। तो आई वुड सजेस्ट कि लंबा व्यू रखिए, 10 साल का, 15 साल का। ये शॉर्ट टर्म ब्लिप्स में आके अपने पोर्टफोलियोज को रेगुलर बेसिस पे चेंज मत कीजिए। डोंट ट्रांजैक्ट टू मच। ये आपकी पोर्टफोलियो में लीकेज क्रिएट करते हैं, ये आपके पोर्टफोलियो में एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट को बढ़ाते हैं, टैक्सेस को बढ़ाते हैं। तो आपका जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो डेफिनेटली मिस हो जाता है, right? So this is all I would say about the markets and the fundamental analysis today. I hope आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आपको समझ में आया होगा कि हम क्या इस समय देख रहे हैं और क्या इस समय रिकमेंड कर रहे हैं। Thank you so much. Thank you for watching the channel and thank you for watching this video. Please अगर आपको अच्छा लगा ये कंटेंट तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए। Thank you so much. Take care. Happy investing.